explain working capital and its impact on cash flows. Working capital का कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा आपको वो चीज समझाने बोला गया है, तो आप कैसे समझाओगे? क्या ये सही फ्लो है मेरा? भाई पहले मैं कैश को माइनस कर दे रहा हूं और फिर यही देख रहा हूं कि कैश पे क्या इम्पैक्ट हुआ। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। नमस्ते, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं सीए कुलदीप शर्मा। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर है। आपको ये बताता है कि कंपनी के पास डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए कितना कैश अवेलेबल है, राइट? जिसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके निकाल सकते हैं, राइट? सो लेट मी राइट इट डाउन। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ये कंपनी का क्या बताता है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, राइट? रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये सब करंट एसेट्स हो गए। और करंट लायबिलिटीज में क्या चीजें आएंगी, जैसे कि अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म डेट, एक्रूड एक्सपेंसेस, राइट? जो खर्चे आउटस्टैंडिंग है, ये सारी चीजें आप करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हो। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूं, किसी कंपनी के पास मान लीजिए 100 करोड़ के करंट एसेट्स हैं और किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटीज हैं वो मान लीजिए 60 करोड़ की हैं। सो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस कंपनी? द वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज 40 करोड़ विच इज पॉजिटिव। मतलब इतना पैसा कंपनी को लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में इन द नेम ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल भी देखिए दो होते हैं। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल which is equal to nothing but your total current assets. बट अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं तभी हम इस करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ग्रॉस और नेट में आपको फर्क करना पड़ेगा। जब आपको नेट बोला जाएगा तभी हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, ठीक है? चलिए, अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये जो करंट एसेट की हम बात कर रहे हैं इसमें जो मेजर आइटम्स है वो क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आपका रिसीवेबल, ठीक है? अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स, कि कस्टमर से कितना पैसा रिसीव करना है, राइट? आपने जो प्रोडक्ट्स इशू किए हैं, जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं, जो सर्विसेज दी हैं, उसके बदले में आपको कितना पैसा अभी कस्टमर से मिलना बाकी है। तो रिसीवेबल का प्रिंसिपल क्या है, यानी कि ये हमारे कैश फ्लो को किस तरह से इंपैक्ट करता है? अगर आपके रिसीवेबल ज्यादा हैं, इसका मतलब आपका कैश ज्यादा फंसा हुआ है बिजनेस में, राइट? तो रिसीवेबल ज्यादा होना मतलब कंपनी में कैश कम होना, राइट? इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मेजर आइटम की बात करें, दैट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इनका इंपैक्ट क्या होता है? अगर आपकी इन्वेंट्री ज्यादा है मतलब अगेन स्टॉक में बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, राइट? सो दैट इज हाउ इन्वेंट्री इंपैक्ट्स योर वर्किंग कैपिटल और कैश बैलेंस। और फिर अगर मैं बात कर लूं पेएबल्स की, अकाउंट्स पेएबल, तो अगर ये ज्यादा होते हैं तो ये फायदा अच्छा है कि बुरा है कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर सप्लायर्स हमको ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब सप्लायर्स को आपको जो पेमेंट करना है अगर वो हमको ज्यादा बाकी दे रहे हैं तो कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, राइट? हाई पेबल्स वुड मीन कि आपके हाथ में ज्यादा फ्री कैश फ्लो रहता है। ओके, तो ये हो गया रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल का ब्रेकअप। अब आपको ये बताना है कि कैश के ऊपर वर्किंग कैपिटल का क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है? सो लेट अस से वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट होगा आपको वो चीज समझाने बोला गया है। तो आप कैसे समझाओगे? सिंपल यही बोलोगे दैट वर्किंग कैपिटल की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है, राइट? अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो इससे
मेरा जो कैश फ्लो है वो डिक्रीज होता है, इससे मेरा कैश फ्लो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड वाइसी वर्सा, अगर मेरा वर्किंग कैपिटल कम होता है, वर्किंग कैपिटल में जो पैसा फंसेगा वो कम हो जाता है, तो मेरा जो कैश फ्लो है वो बढ़ जाएगा, राइट? मेरी जो कैश फ्लो की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे लॉजिकली? जब वर्किंग कैपिटल बढ़ता है मतलब कंपनी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, राइट, अपने ऑपरेशंस में, एंड ये कैश अब बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसीलिए कैश फ्लो पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ओके, इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली अभी एग्जांपल से लिख करके बताने वाला हूं। मान लेते हैं कंपनी ने 10 करोड़ की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री परचेज की है, तो मुझे बताइए इसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर इन्वेंट्री परचेज की जा रही है वर्थ 10 करोड़, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट में आपकी जो इन्वेंट्री है दैट विल गो अप बाय 10 करोड़। यस, आपका जो करंट एसेट है दैट विल गो अप बाय 10 करोड़। अब इसका दूसरा एंट्री क्या होगा? आपने एक तरफ तो स्टॉक खरीदा तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, दूसरी तरफ आपने कैश से पेमेंट किया, दूसरी तरफ आपने कैश से पेमेंट किया, तो आपका कैश घट जाएगा, आपका कैश घट जाएगा 10 करोड़ से। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, राइट? इन्वेंट्री ऊपर गया, कैश नीचे आया। अब मैं ये देख रहा हूं मेरे वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ा, मेरे वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ा भाई? इन्वेंट्री करंट एसेट पहले ऊपर गया और फिर करंट एसेट नीचे आया, तो वर्किंग कैपिटल पे नेट इंपैक्ट कितना पड़ा? पहले प्लस हुआ 10 करोड़, फिर माइनस हुआ 10 करोड़, तो वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ा 0। वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ा 0, तो कैश पे इंपैक्ट पड़ा 0। क्या मैं वही लिख रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, या मैं कुछ गलत लिख रहा हूं? थोड़ा ध्यान से सोचिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। वर्किंग कैपिटल पर इंपैक्ट कितना आ रहा है यहां पर? 0। क्या मैंने कुछ गलती की? अरे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो यहां पे कुछ भी नहीं हो रही, राइट? करंट एसेट ही पहले ऊपर जाता है 10 करोड़ और फिर नीचे आ जाता है 10 करोड़, अल्टीमेटली वो जहां था वहीं पहुंच जाता है। तो वर्किंग कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा? फॉर्मूला के हिसाब से तो 0 मैंने सही लिखा है ना, बिल्कुल। तो ये जो आप बोल रहे थे कि भैया वर्किंग कैपिटल से ये होगा, कैश से ये होगा, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया इन्वेंट्री परचेज का, तो यहां पे तो ये सिस्टम बैठा ही नहीं, ये सिस्टम तो यहां बैठा ही नहीं। क्या गलती हो रही है यहां पर, बताइए? देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको फंसाया जा सकता है। मैंने इंटरव्यूज में काफी लोगों को यहां पर फंसाया, एंड एक्चुअल में बच्चे फंसते हैं, कैंडिडेट फंस जाते हैं, दे गेट कंफ्यूज। इंटरव्यू में वैसे ही बहुत टेंस माहौल रहता है, तो इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो भैया फ्यूज उड़ जाता है। सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट गलती फॉर्मूला में नहीं है, ना गलती मेरे इस इंटरप्रिटेशन में है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। बस एक चीज आपको यहां पर कॉन्सेप्चुअली सोचने की जरूरत है कि हमको बोला क्या जा रहा है। हमको यह बोला जा रहा है कि आप इंपैक्ट बताओ, आप इंपैक्ट बताओ कैश के ऊपर कितना पड़ रहा है, आप इंपैक्ट बताओ कैश के ऊपर कितना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत की भाई इन्वेंट्री परचेज करने से, ठीक है, सही है बिल्कुल। फिर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा कैश घट गया है 10 करोड़ से, फिर मैं वर्किंग कैपिटल निकाल रहा हूं, और फिर लास्ट में आकर के अगर मैं ये देखूंगा कि भाई कैश पे क्या इंपैक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, तो ये सही फ्लो है क्या मेरा? क्या ये सही फ्लो है मेरा? भाई पहले मैं कैश को माइनस कर दे रहा हूं और फिर यही देख रहा हूं कि कैश पे क्या इंपैक्ट हुआ। अगर आपको कैश का इंपैक्ट देखना है तो इसको बैलेंसिंग फिगर रखेंगे ना, इसको तो सबसे लास्ट में आपको कंसीडर करना। आप पहले ही कैश को माइनस कर दोगे और फिर ये सवाल पूछोगे कि कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये आपका फ्लो ही गलत है, राइट? सो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि भैया यहां पर
हम पहले कैश माइनस नहीं करेंगे। कैश माइनस नहीं करेंगे मतलब हम वर्किंग कैपिटल के डेफिनेशन को छेड़ रहे हैं। अभी हमने इससे जस्ट पहले करंट एसेट्स को डिफाइन किया था। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश भी आता है, रिसीवेबल भी आता है, इन्वेंटरी भी आता है, राइट? सब कुछ ही आता है। तो क्या करंट एसेट में मुझे कैश नहीं लेना चाहिए जब मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज? क्या मुझे यहां पर कैश इंक्लूड नहीं करना चाहिए? द आंसर इज इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए हमको। ओके, सो दिस इज अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देते हो तो बेसिकली आपके पास जो निकल के आएगा ना, दैट वुड बी ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। एंड जब आप कैश फ्लो पे इंपैक्ट देख रहे हो तो आपको फाइनेंसिंग एलिमेंट्स तो हटाने ही पड़ेंगे ना। अब इसमें मैं दो चीज हटाता हूं, एक तो करंट एसेट से कैश हटाऊंगा और एक करंट लायबिलिटी से डेट हटाऊंगा, बिकॉज ये दोनों क्या है? ये दोनों फाइनेंसिंग एलिमेंट है और इससे तो मेरा कैश फ्लो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, तो वो अलग चीज हो गई। और मुझे तो ये देखना है इन्वेंट्री का क्या इंपैक्ट हुआ, राइट? सो this would be called operating working capital, which is what we need to consider here. तो अगर सिंपल सा सवाल मुझसे ये पूछा जाए कि भैया इन्वेंट्री बढ़ने से कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप बोलोगे भैया इन्वेंट्री बढ़ने से मेरा करंट एसेट ऊपर जाएगा, करंट एसेट ऊपर जाएगा, वर्किंग कैपिटल ऊपर जाएगा बाय 10 करोड़, एंड इसीलिए मेरा जो कैश है वो 10 करोड़ से नीचे आएगा। इसलिए मेरा जो कैश है वो 10 करोड़ से नीचे आएगा। ओके, दिस वुड बी योर आंसर। आई होप कंफ्यूजन जो भी क्रिएट हुआ था वो दूर हो चुका है। यस, डन। क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा यहां इलैबोरेट करता हूं। आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट याद कीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है? आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप शुरुआत कैसे करते हैं? आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से शुरुआत करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है? बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? आप नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं, नेट इनकम लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको ऐड बैक कर देते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह। यस, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया, डन। उसके बाद कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसको भी हटा देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको भी हटा देंगे। उसके बाद आप आ जाते हो मेनली वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स की तरफ, राइट? यहां पर आप आ जाते हो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स की तरफ। अब इसमें आप क्या चीजें करोगे? इसमें वही चीजें करनी है आपको कि अगर रिसीवेबल बड़ा है तो भैया माइनस हो जाएगा, इन्वेंट्री बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। क्या यहां पर कैश आएगा? क्या जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में, तो क्या वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आप कैश को लेते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या इस वर्किंग कैपिटल में आप कैश को इंक्लूड करते हो या नहीं? या बाकी के सारे एसेट्स आएंगे लेकिन कैश यहां पर नहीं आएगा? द आंसर इज यहां पर कैश नहीं आता है ना? जो यहां नहीं आता है इसीलिए वहां पिछली वाली स्लाइड में भी हमने हटा दिया था, यहां पर इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज यहां पर आप चाह रहे हो भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कितना आया है, तो वो चीज यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, एंड जो कैश का इंपैक्ट है वो फाइनली नीचे जाकर के नेट रिजल्ट में आपको दिखाई देता है। तो अब आपको ये क्लियर है तो थोड़ी बहुत अब ये तो मैकेनिकल चीजें हमने समझा दी कि ऐसे प्लस करना है, ऐसे माइनस करना है, पर आपको थोड़ा सा एनालिसिस दिखाना पड़ेगा इंटरव्यूज में। सो जैसे कि मान लीजिए अगर पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है तो इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है देयर इज अ कैश आउटफ्लो। पर इसका मतलब क्या है? ये तो नेट रिजल्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, बिजनेस अपने ऑपरेशंस में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट? एंड जब भी ऐसा होता है तो आपको शॉर्ट टर्म में कैश का प्रेशर दिख सकता है बिजनेस के ऊपर, राइट? बिकॉज बिजनेस काफी ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन और द एनालिसिस ऑफ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। यही अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा तो मतलब क्या हो रहा है बिजनेस में? मतलब पैसा आ रहा है, और पैसा आने का मतलब क्या होता है? आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो रही है। मतलब आप सिस्टम में पहले पैसा फंसा रहे थे, अब पैसा निकलना शुरू हुआ है, अब सिस्टम से पैसा निकल रहा है। यू आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम योर ऑपरेशंस, राइट? तो इस
पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होती है तो आपका जो लिक्विडिटी पोजीशन है दैट इज गोइंग टू बी बेटर. ओके, सो इट लीड्स टू अ बेटर लिक्विडिटी पोजीशन एज कंपेयर टू पॉजिटिव कैश फ्लो. ठीक है, अब इसमें इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, पैटर्न्स बता सकते हो. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स हाई होती है, वहां पर लॉन्गर कैश कन्वर्जन साइकिल होगा. राइट, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होते हैं. मतलब वहां पर ये हमेशा या मैक्सिमम केसेस में आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कैश आउटफ्लो. तो उनके पास हमेशा कैश की तंगी रहेगी. राइट, उनको हमेशा कैश इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा अगर उनको और ग्रो करना है तो. सो दिस इज टिपिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक कंपनी में ऐसा ही होगा. जैसे कि एक्सेप्शन हो गया मारुति सुजुकी, उसका निगेटिव है. ओके, फिर अगर मैं बात करूं सर्विस कंपनीज की, तो सर्विस के केस में ऑब्वियसली बात है भाई, इन्वेंट्री एकदम मिनिमल होती है. राइट, नहीं होती है या तो, और जो रिसीवेबल्स होता है उस पर इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है. इनके फिजिकल एसेट्स बहुत ही कम है, तो इनका जो कैश कन्वर्जन है वो जल्दी से हो जाता है. राइट, और वहीं अगर मैं रिटेल कंपनीज की बात करूं, रिटेल कंपनीज के केस में आपको सीजनल वर्किंग कैपिटल वेरिएशन देखने को मिल जाता है. जब फेस्टिवल सीजन्स आते हैं तो वहां पर इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत बढ़ जाता है. पेमेंट टर्म्स जो है वो सप्लायर से फेवरेबल होने चाहिए, तब तो रिटेल कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर सप्लायर को पेमेंट जाना ही जाना है और यहां हमारा पेमेंट धीरे धीरे आने लग जाएगा, तो फिर रिटेलर को प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, सो दिस इज हाउ अ रिटेलर कैन मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल. फाइन, चलिए अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो आपसे मान लीजिए इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर किसी कंपनी के बहुत ज़्यादा रिसीवेबल्स हैं और उनको अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करना है, तो आप कैसे करोगे? बताइए. आपका मतलब वर्किंग कैपिटल में काफ़ी पैसा घुस जा रहा है, आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हमारा बहुत पैसा वर्किंग कैपिटल में लग जा रहा है, तो इस सिचुएशन से हमें निकालिए. तो क्या करोगे आप? एक तरीका तो यही है कि भैया रिसीवेबल्स को कम करना पड़ेगा. कैसे कम होगा? आपका जो कलेक्शन पीरियड है उसको कम कीजिए. आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो शायद बहुत लिबरल है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. ओके, तो यूजुअली ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो जब बिजनेस में शुरुआत कर रहे हैं या जो इनिशियल इनका ग्रोथ स्टेज रहता है, वहाँ पर ये सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को क्रेडिट में सेल करते हैं. ओके, एंड जब वो क्रेडिट में सेल करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि क्रेडिट इतना जा चुका है मार्केट में कि उस क्रेडिट को फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी में फिर कैश क्रंच आने लग जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फिर यू हैव टू इंट्रोड्यूस सम स्कीम्स लाइक, जैसे कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कि भैया आप पैसे टाइम पे दो, इनफैक्ट टाइम से भी जल्दी दो, मैं आपको थोड़ा सा कैश डिस्काउंट देता हूँ. राइट, तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज से आपको रिसीवेबल्स को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके बिजनेस का बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा. तो वहीं अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री लगा सकते हो. राइट, जिसको हम JIT बोलते हैं, कि माल एडवांस में नहीं रखेंगे, जब जरूरत होगा तब ले आएंगे. ABC एनालिसिस कर लेंगे, स्टॉक मूविंग जो स्टॉक है उसको, जो स्लो मूविंग स्टॉक है उसको क्लियर करेंगे. राइट, इसी तरीके से फिर पेबल्स मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं. पेबल्स मैनेजमेंट के केस में आपको जो पेमेंट टर्म्स है वो नेगोशिएट करने पड़ते हैं सप्लायर से. राइट, तो आप अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स ले सकते हैं अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो. फाइन, सो when you are answering a question like this on working capital, आपको कुछ important points mention करने चाहिए जब आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं. सबसे पहला कि वर्किंग कैपिटल का बिजनेस इंपैक्ट क्या होता है. राइट, वर्किंग कैपिटल कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी शो करता है. अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो कंपनी में कैश क्रंच हो सकता है, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हैं. राइट, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल में आप जो पैसा डाल रहे हो वो फ्री में नहीं आया है, उसके ऊपर एक कॉस्ट लग रही है. राइट, सो दैट यू हैव टू मेंशन, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर आंसर. आप यहाँ पर इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव समझाइए कि इन्वेस्टर्स वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी देखते हैं. राइट, वो डिफरेंट तरह के रेशियोज देखेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कैश कन्वर्जन, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो. तो ये सब आपको इन्वेस्टर को अगर कन्विंस करना है, सो यू हैव टू कीप दिस इन रेंज. फिर कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि सीजनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जिनकी रहती है. राइट, जैसे कि फेस्टिवल सीजन हो गया या एग्रीकल्चरल साइकिल्स हो गए, तो इन सब के बेसिस पर हमको वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग करनी चाहिए. ठीक है, चलिए, तो आई बिलीव आपको वर्किंग कैपिटल का आइडिया तो मिल गया होगा, पर यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आपको समझना चाहिए.
अगर किसी कंपनी का मान लीजिए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आता है, तो आप ये बताइए वो अच्छा है कि बुरा? अगर किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल करने से वो निगेटिव आ रहा है, यहां तो चलिए पॉजिटिव था, अगर किसी का -40 करोड़ है तो ये अच्छा है कि बुरा? तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर रिटेल कंपनी में निगेटिव है तो ठीक है, बिकॉज उसमें तो ऑफन ये निगेटिव ही रहता है। वहां पर क्या होता है, सप्लायर जो है वो क्रेडिट दे रहे होते हैं और कस्टमर जो है वो फास्ट पेमेंट कर देते हैं। मतलब मेरा करंट लायबिलिटी हमेशा ज्यादा खड़ा रहता है क्योंकि सप्लायर्स से मैं बल्क में माल खरीद रहा हूं, वो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो कस्टमर है वो तो इंडिविजुअल आता है और एक आइटम लेके चला जाता है, तो वो लोग के केस में क्रेडिट का कोई सीन ही नहीं है, तो मेरा रिसीवेबल तो है ही नहीं है ऑलमोस्ट, राइट? सिर्फ जो इन्वेंट्री है वही पड़ी है। तो ऐसे केस में हो सकता है मेरा करंट लायबिलिटी ज्यादा हो जाए करंट एसेट से। सो इस रिटेलर्स के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोग के लिए इट इज फाइन। बट मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है तो फिर वहां पर लिक्विडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। देखिए मैंने अभी ये जरूर कहा था कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल अच्छा होता है बिकॉज आपके बिजनेस में कैसा पैसा आ रहा है, राइट? आपके बिजनेस से पैसा जा नहीं रहा है, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। पर आपको यह भी समझना पड़ेगा जब आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो पैसा आ कहां से रहा है? वो पैसा आ रहा है करंट लायबिलिटीज की मदद से। वो पैसा सप्लायर लोग आपके बिजनेस में लगा रहे हैं कि तू जाके बिजनेस कर, मैं पैसा देता हूं। ये वो वाली सिचुएशन होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके पास पैसा रह रहा है, आपके पास पैसा एडवांस में रह रहा है। सप्लायर लोग आपको दे रहे हैं और आप आगे माल बेच रहे हो तो वो लोग कस्टमर भी आपको पैसा देके चला जा रहा है, तो आपके पास कैश की कमी नहीं है। पर यहां पर दिक्कत ये आती है कि आपका करंट लायबिलिटी ज्यादा हो गया, करंट एसेट्स कम हो गया, तो करंट रेशियो जो है आपका वो यहां पर 1 से नीचे रहेगा। आपका जो करंट रेशियो है वो यहां 1 से नीचे चला जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं। आई एम सेइंग हो सकते हैं, ओके? इट मे बी नॉट अ प्रॉब्लम। अब जैसे मारुति सुजुकी के केस में ये मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है बिकॉज उन्होंने करंट लायबिलिटी जो सप्लायर से क्रेडिट ले रखा है वो मजबूरी में नहीं ले रखा है कि ये नहीं देंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। वो तो बस उनकी रेपुटेशन की वजह से उनको मिल रहा है तो ले रखा है, राइट? पर कोई कंपनी है जो मजबूरी में ले रखी है, करंट लायबिलिटीज को बढ़ा रखा है बिकॉज वो उनकी मजबूरी है, तो भैया लिक्विडिटी इशू सच में है। वहां करंट रेशियो को सब्जेक्टिवली आपको स्टडी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंपनी। आ रही है बात समझ में? ओके। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कैसे करते हैं बताइए? एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है, वर्किंग कैपिटल चाहिए मुझे 40 करोड़ लगाने हैं, मैं कैसे फाइनेंस करूं? तो बहुत सारे रास्ते हैं, राइट? एक हो गया बैंक से ओडी ले लो, राइट? बैंक से सीसी ले लो। आप ये जो करंट लायबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं कि आप सप्लायर लोग से फाइनेंसिंग लेते हो, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट वो लोग देते हैं, राइट? तो वो प्रोवाइड करेंगे आपको। आप किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, राइट? आप इनवॉइस की डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। हमारा दिक्कत क्या आ रही है, करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम है, इसलिए वर्किंग कैपिटल में बहुत पैसा घुस गया, तो रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करवा दीजिए, फैक्टरिंग कर लीजिए, राइट? तो ये सब करके आप अपना जो रिसीवेबल्स हैं, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो फंडिंग करनी है आपको, आप वो कर सकते हैं, ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है कि कैश फ्लो पॉजिटिव है लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव है? बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि कैश फ्लो पॉजिटिव है लेकिन प्रॉफिट नेगेटिव है? हो सकता है। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही हो और डिप्रिसिएशन हाई हो, या फिर आपका जो वन टाइम जो नॉन कैश चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए इन्वेंट्री का क्लियरेंस सेल कर दिया, तो इसमें क्या होता है, आपके पास कैश तो इमीडिएटली आ जाता है लेकिन आपके जो मार्जिन्स थे वो बहुत ही कम थे। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आएगी, यहां से समझिए। मैं बोल रहा हूं कि आपका प्रॉफिट नेगेटिव है लेकिन आपका जो कैश है वो पॉजिटिव है, का जो कैश है वो पॉजिटिव है। तो क्यों हो सकता है? बिकॉज एक तो आपके पास नॉन कैश एक्सपेंसेस बहुत है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह है काफी, तो ये एड बैक हो जाता है। और वर्किंग कैपिटल के केस में यहां पर आपने इन्वेंट्री तो सारी निकाल दी, ठीक है, आपने इसे क्लियरेंस सेल कर दिया, लेकिन वो करने के बाद भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं थे, आपने एकदम रद्दी के भाव बेच दिया। तो वर्किंग कैपिटल में आपका जो पैसा ब्लॉक था वो सारा निकल गया, बिकॉज यहां पे कैश आ गया, आपके पास कैश रिलीज हो गया वर्किंग कैपिटल से, लेकिन एक्चुअल में इनकम आई क्या?
नहीं आई, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि नेट इनकम नेगेटिव है लेकिन फिर भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपके पॉजिटिव है। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल में कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसे आप एनालाइज करोगे कि हमारी जो कंपनी है वो सही दिशा में बढ़ रही है कि नहीं, या उसमें वर्किंग कैपिटल के कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि हमारी कंपनी में जो डेटर्स हैं या जो रिसीवेबल्स हैं वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। अगर रिसीवेबल्स की जो ग्रोथ रेट है वो मान लीजिए है 10%, और मेरी कंपनी में जो सेल्स की ग्रोथ रेट है वो है 5%, तो आपको दिख गया, वार्निंग साइन दिख गया यहां पर एक, कि भैया सेल्स करते हो 5% ज्यादा लेकिन क्रेडिट बढ़ा लेते हो 10% ज्यादा, तो मेरा तो पैसा फंसते जा रहा है ना बिजनेस में। तो ये हो गई एक वार्निंग साइन। आपके कलेक्शन इश्यूज हैं, राइट, आपकी क्रेडिट पॉलिसी जो है वो लूज है अभी। ठीक है, फिर आपको ये देखना है, अगेन सेम सिचुएशन इन्वेंट्री के लिए भी आएगी कि आपका जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, एज कंपेयर टू रेवेन्यू, मतलब आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है लेकिन सेल्स उस तरह से ग्रो नहीं हो पा रही है। तो इसमें चैलेंज क्या है, इसमें चैलेंज ये है कि भाई आपकी जो डिमांड फोरकास्टिंग थी वो सही तरीके से नहीं हो रही। आपने जो सोचा था इतना माल बिक जाएगा, आपने उस हिसाब से बना के गोडाउन में रख दिया, पर आपके सेल्समैन बेच ही नहीं पाए, राइट। तो आपने जो फोरकास्ट किया था वो गलत है। या फिर हो सकता है आपकी जो ऐसी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है जिसको हम डेड इन्वेंट्री बोल सकते हैं, राइट, ऑब्सोलेट स्टॉक काफी जमा हो गया है जो निकल नहीं रहा है, विच इज अगेन अनदर प्रॉब्लम। ओके, पेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिक्कत आ सकती है, पेबल्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, आपने पेबल्स को मान लीजिए काफी दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो आपका एवरेज इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा आप खींच रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या आएगी बिजनेस में, आपके बिजनेस की जो रिलेशनशिप है सप्लायर्स के साथ में उसमें एक डेंट हो सकता है। तो कल को आपको वो माल ही देना बंद कर देगा, आपका तो धंधा ठप हो जाएगा, राइट। सो दीज आर सम सिचुएशंस विच कैन सर्व एज अ वार्निंग साइन जब हम वर्किंग कैपिटल को एनालाइज कर रहे होते हैं, जो आपको 100% देखना चाहिए एज एन एनालिस्ट। ओके, सो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं, यू शुड बी रेडी विथ अ रियल एग्जाम्पल, कि मैंने एक रिटेल कंपनी का एग्जाम्पल देखा था, या मैं दे सकता हूं ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें दिवाली सीजन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 40% से बढ़ गई थी उनके इन्वेंट्री बिल्डअप की वजह से। तो इस तरह का अगर आप कोई उनको डेडिकेटेड कंपनी के नाम के साथ बता सकते हो तो भैया बहुत बढ़िया है। ओके, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद नंबर्स, जहां आप नंबर डाल सकते हो, बेसिक कैलकुलेशंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भैया ये सब समझाना है तो मैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये सब एकदम मेरे जुबान पे होना चाहिए, राइट, एट योर फिंगर टिप्स। जो भी पूछा जाए, जैसे भी पूछा जाए, एकदम हम उसको अपने एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। आपको यहां पर यह भी बताना है, जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई रिटेल इंडस्ट्री में कैसे होता है, सर्विस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, तो जब आप ये सब बातें बताओगे दैट शोज योर इंडस्ट्री नॉलेज। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट वर्किंग कैपिटल पैटर्न्स होते हैं एंड ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को दर्शाता है। ओके, सो लेट अस समराइज दिस। वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो, इनके बीच का क्या रिलेशन है? अगर जो हमारा क्वेश्चन था एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल हमने कर दिया, CA माइनस CL कर दिया हमने एक्सप्लेन, फिर व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो, एक आंसर देंगे कि भैया वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का इनवर्स रिलेशनशिप है, जब वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो कैश फ्लो डिक्रीज होता है। ओके, एंड वाइस वर्सा। पर जब भी ऐसा होता है तो ये नेसेसरीली बुरा नहीं है। अगर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और एफिशिएंटली पैसा लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है, सो यस, दैट्स ऑल फॉर द वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन. I believe you understood, and now you'll be able to answer this in your interviews confidently. Okay, thank you.